हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे को जो घास पेड़ पौधे उगते हैं, वो हम जो है वेजिटेशन कहते हैं। अब वेजिटेशन जो है हमारी ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेजिटेशन नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हमें फल फूल कहाँ से मिलेंगे? और जानवरों को उनके लिए जो घास का चारा है वो सब कहाँ से मिलेगा? तो हम अपनी जो लाइफ है उसको इमेजिन नहीं कर सकते बिना वेजिटेशन के। इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, या जो हमारी आज की मॉडर्न साइंस है, उन सब ने एक्सेप्ट किया है कि वेजिटेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। अब इंडिया में क्योंकि हर चीज में डाइवर्सिटी है, इसी तरीके से नेचुरल वेजिटेशन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। वेजिटेशन डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इंडिया 10th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में, और 4th में आता है एशिया के अंदर। फॉरेस्ट जो है यानी जंगल, ये ट्रीज का एक ग्रुप होता है। ऐसे ट्रीज जो नेचुरल कंडीशंस में अपने आप उगते हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, उनको हम जंगल कहते हैं। भाई इतने सारे जो पेड़ पौधे आप पहाड़ों पे देखते हैं, जंगलों में देखते हैं, उनको हर कोई लगा तो नहीं सकता। वो अपने आप प्राकृतिक तौर पे जो उग जाते हैं बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, उनको हम फॉरेस्ट कहते हैं। अब आता है नेचुरल वेजिटेशन। जो डाइवर्सिटी है नेचुरल वेजिटेशन की इंडिया के अंदर, उसका कारण, जो क्रिएट होने का कारण है वो क्या है? यहाँ के रिलीफ फीचर्स, सॉइल, टेम्परेचर, इंसोलेशन यानी कितनी सूरज की जो रोशनी है वो पड़ती है, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी यानी नमी। डाइवर्सिफाइड रिलीफ जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ये सब जो हैं एक बहुत ही डाइवर्स वेरिड पैटर्न देते हैं वेजिटेशन के अंदर, जैसा कि इंडिया में देखा जाता है। तरीके से बहुत अलग अलग तरीके की सॉइल है, एलिवियल, ब्लैक, माउंटेन, डेजर्ट टाइप, ये भी आपके यहाँ मिट्टी बहुत अलग तरीके की है। वेरिएशन जो सॉइल में है उसके कारण वेजिटेशन में भी डिफरेंस आता है। फिर टेम्परेचर की बात करो, ह्यूमिडिटी की बात करो, जैसे जो ठंडे हिमालयन रीजन्स हैं वहां पर, जो साउथ के पेनिनसुलर रीजन्स हैं, इनके कारण वेजिटेशन में चेंज आता है। इंसोलेशन, सनशाइन जो है वो कितनी कितनी किस जगह पर कितनी धूप पड़ती है उस पर डिपेंड करता है, उसके लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो वेजिटेशन बहुत तेजी से उगती है जहां पर रेन और इंसोलेशन बहुत ज्यादा होता है। सनशाइन और रेन ज्यादा होती है, वहां वेजिटेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है। डाइवर्सिटी जो वेजिटेशन के अंदर है वो मेनली सनशाइन के कारण होती है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे यहाँ बिल्कुल अनइक्वल है, उसके कारण फिर से हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी होती है वेजिटेशन। तो वो ये जो पांचों आपको 6 रीजंस दिए हो गए हैं, इसी के कारण जो है मेनली डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है वेजिटेशन में। 5000 वैरायटी है पेड़ों की हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें से कमर्शियल तौर पे 450 ट्रीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा 15,000 ऐसे पेड़ हैं जिनसे फूल उगते हैं, और ये लगभग 6% है पूरी दुनिया। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, फर्न है, एल्गी है, मॉस है, ये सब भी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। इंडिया जो है एशियन टाइम से फेमस है अपने हर्बल प्लांट्स के लिए। हमारे नहीं कहते हैं मेडिसिन जो बनती है वो हर्बल उससे बनती हैं। तो लगभग 2000 मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है आयुर्वेद के अंदर। तो इंडिया के लिए हम इसीलिए कह सकते हैं ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वेजिटेशन में। अब देखते हैं टाइप्स कौन कौन सी है नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी वेजिटेशन को एग्जिस्ट करने के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है। अब ऐसे इलाके जहां पर एक जैसा क्लाइमेट होता है वहां वेजिटेशन ज्यादातर सिमिलर देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो इकोलॉजिकल तौर पे सिमिलैरिटीज होती हैं रीजन की, वही कहलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन रीजन। ऑल्टीट्यूड, सॉइल, रेनफॉल और टेम्परेचर के वेरिएशन के आधार पर नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कितनी हाइट पे है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स,
और मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इनका। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ज्यादातर हॉट और ह्यूमिड रीजन्स में पाए जाते हैं, जहां एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ऐसे जो जंगल हैं हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में, वो हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड्स, अपर रीजन आसाम के और कोस्टल तमिलनाडु। जो ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो है महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है। ये जो ट्रीज होते हैं यहाँ के लगभग 60 मीटर से या उससे भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। नमी बहुत होती है स्क्रब्स के कारण। कोई सीजन नहीं है ऑटम जैसा। तो यहाँ जो ट्रीज है मतलब पतझड़ होता ही नहीं है, तो यहाँ ट्रीज जो है हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और इसी वजह से ये जो फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। दूसरा आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो ये जो फॉरेस्ट है ये आपको उन इलाकों में मिलते हैं जहां रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर। ऐसे फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्य और सतपुड़ा रेंज में मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन है जंगल का। मेजर ट्रीज जो हैं यहाँ टीक, साल, सेसमी, सैंडलवुड, खेर, इसको अकेसिया कैचू बोलते हैं, और बेम्बू, ये जो है ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ की जो ट्रीज हैं वो 6 से 8 हफ्तों के लिए, जो पतझड़ का मौसम होता है उस टाइम पे अपनी पत्तियां इनकी छोड़ देते हैं। हर स्पीशीज का अलग अलग टाइम है पत्तियों के झड़ने का। तो कभी भी कोई भी ट्री ऐसा नहीं होता जो बिना पत्तियों का किसी भी पर्टिकुलर सीजन में। सारी ट्रीज जो हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग अपने पत्तियों को गिराते हैं, इसी वजह से इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। फिर आता है थॉर्नी वेजिटेशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये जंगल उन चीजों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो ट्रीज आते हैं वो है जुजुबी, अकेसिया, कैक्टस, खीगो, ये जो है यहाँ के कॉमन ट्रीज हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो रूट्स है इन ट्रीज के प्लांट्स की वो बहुत लंबी होती है, गहरी होती है और फैली हुई होती है। लीव्स छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण जो इवो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो इनमें बहुत कम होता है, यानी कि इवेपोरेशन का जो पानी का इवेपोरेशन है उसका जो या ट्रांसपिरेशन है वो बहुत कम होता है। फिर आता है फोर्थ में, इसमें दिया गया है टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स जो कि हिमालयन वेजिटेशन। अब यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया है वेजिटेशन ऑन हिमालय। पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे हाइट जो है हिमालय की 1000 to 2000 मीटर्स पे जो एरियल स्पैन है, हाई माउंटेन्स है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और माउंटेनियस एरिया उत्तराखंड के। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओक और चेस्टनट और मेजर वेजिटेशन है। फिर अगर हम थोड़ा 1500 से 3000 मीटर पे जाएं हिमालयाज की, यानी कि सदर्न स्लोप्स हिमालयाज के हायर एरिया साउथ और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ आपको कोनीफेरस यानी कि चीड़ वाले जो पेड़ होते हैं जो कोनिकल होते हैं शेप में, पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, करुस है, ये सारे जो है यहाँ पर आपको पेड़ मिल जाएंगे। अब और ऊपर जाएं 3600 मीटर्स या उससे ऊपर जाएं हिमालय के, जो कि हायर एल्टीट्यूड है हिमालय के और लगभग स्नो लाइन के पास है, तो यहाँ एल्पाइन और शॉर्ट ग्रास होगी यानी टुंड्रा वेजिटेशन। सिल्वर फर और जूनिफर बर्च ये यहाँ पर आपको पेड़ मिलेंगे। तो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कोनीफेरस फॉरेस्ट की वो ये है कि ट्रीज के कोनिकल शेप होते हैं। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो सरफेस की तरफ जो है झुकी हुई होती है ताकि स्नो जो है वो आसानी से लैंड पर स्लाइड कर जाए। जैसे हम कहते हैं ना जो स्लैंट रूट्स बना जाती है, इसी तरह से पेड़ भी स्लैंट होते हैं। ट्रीज जो है उनकी पत्तियां लंबी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, स्टिकी होती हैं, जो ह्यूमिडिटी को रोके रहती हैं लंबे समय। फिर आता है आपका फाइनली टाइडल फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं मैनग्रोव्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि टाइडल फॉरेस्ट जो है डेल्टा रीजन में पाए गए हैं, रिवर्स के कोस्ट के अलोंग। ये फॉरेस्ट जो है आपको गुजरात कोस्ट पे या मार्शी लैंड्स जो बे ऑफ बंगाल कोस्ट की है वहां मिल जाएंगे।
मेनली जो यहाँ ट्रीज है वो है सुंदरी और छह। अब फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्या यूटिलिटीज है, बेनिफिट्स है। फॉरेस्ट जो है वो बहुत यूजफुल है मैनकाइंड के लिए कई तरीकों से। टिम्बर जो वुड है टीक से जो मिलता है, साल जो मतलब जो टिम्बर वुड लकड़ी है जो हमें टीक और साल से मिलती है, इसका इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने के, बोट्स जो बनाई जाती है वो सुंदरी ट्रीज जो है सुंदरवन की उसकी लकड़ी से बनती है। इसी तरह से स्पोर्ट्स गुड्स, पैकिंग बॉक्सेस जो है पाइन और चीड़ के पेड़ों से बनाए जाते हैं। टर्पेंटाइन जो ऑयल है ये लिक्विड से बनाया जाता है चीड़ के पेड़ों के। सैंडलवुड परफ्यूम्ड ऑयल बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कॉस्मेटिक्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बास्केट, टॉयज, गुड्स जो होम डेकोरेशन के हैं ये सब बैम्बू ट्रीज से बनते हैं। फॉरेस्ट से हमें लैक मिलता है यानी सीलिंग वैक्स, रेजिन, गम, रबर, हनी, केन, कितनी सारी चीजें मिलती हैं। आंवला, बहेड़ा, हल्दी, अश्वगंधा, ये सब वो पेड़ हैं जिनकी मेडिसिनल फायदे हैं। अब यहाँ अगेन आपको एक चार्ट दिया है जिसमें बताया गया है कि मेडिसिनल यूटिलिटी वेजिटेशंस की क्या क्या है। तो सर्पगंधा हाई ब्लड प्रेशर में काम आता है, लिम्डो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट है, तुलसी कोल्ड कफ और फीवर के लिए, अर्जुन सदार हार्ट एलिमेंट्स जो है उनको सही करने के लिए, बिली गैस और कफ इम्प्योरिटीज के, गैलो डायबिटीज, फीवर, जॉइंट पेन, हरदे कॉन्स्टिपेशन, हेयर डिजीजेस, आंवला क्योर गैसेस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव है, और करंज स्किन और डेंटल गम डिजीज। तो आप देख सकते हो कितनी सारी ऐसी वेजिटेशन हैं जिनसे हमारा बहुत ज्यादा एक मेडिसिनल फायदा होता है। फिर आते हैं लीफ प्लेट्स जो कि हमें खाकरो लीफ से मिलती हैं, कैच्यू खैर ट्री से, बीड़ी तिमरू लीफ से, ये भी जो है क्या कहते हैं बनाई जाती है। फॉरेस्ट जो है वो हमें जीविका देता है, फूड देता है, खासतौर से उन लोगों को जो जंगल में रहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैनकाइंड के बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है। अब आता है कि इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस को देखें तो फॉरेस्ट जो है रेन लाने में बहुत मदद करते हैं, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं, विपरीत कंडीशंस ना हो जाएं, लाइफ सेविंग ऑक्सीजन देते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, ग्राउंड वाटर मेंटेन करते हैं, जो डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं उनको रोकने का काम करते हैं, एयर पोल्यूशन कम करते हैं, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाते हैं, एयर प्यूरिफाई करते हैं, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, आइडियल प्लेस मानी जाती है एडवेंचर के लिए, टूरिज्म एक्टिविटी के लिए, और कुछ फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व हैं नेशनल पार्क्स के रेफरेंस के और सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन हम ह्यूमंस अपनी ग्रीड और प्रोग्रेस के लिए इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। फिर आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे। इकोसिस्टम जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, इंटर रिलेशन से बायोस्फीयर और मैनकाइंड के। पर जब एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हो, आदमी में बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस आ जाए, तो ये जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। मैन जो है वो क्या करता है, उसकी जो एक इच्छा है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करनी है, उसी के कारण जंगल तबाह होते हैं। साथ ही साथ बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लगाना, रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना है, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, शहरीकरण, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, रोड्स का कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, टिम्बर और फ्यूल लेने के लिए लकड़ी, फॉरेस्ट फायर, ये सब जो है इन कारणों से जंगल तबाह हो जाते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इन्हीं जंगलों के तबाह होने से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब फॉरेस्ट जब आप तबाह कर दोगे तो उसके बुरे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। नतीजा रेनफॉल की कमी, सूखा पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, डेजर्ट्स का बढ़ना, वाइल्ड एनिमल्स के लिए कोई घर ना होना, ये सब जो है गलत प्रभाव है जो पड़ते हैं। नेशनल पॉलिसी जो 1952 की उसके अनुसार
फॉरेस्ट का जो है लगभग 33% होने चाहिए, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है नेशन का उसके अनुसार। इंडिया में फॉरेस्ट जो है वो अभी 23% एरिया में, जबकि गुजरात के अंदर ही अंदर 10% एरिया जो है लैंड का वो जंगल है। तो बहुत जरूरी है डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट का प्रिवेंट करना, और प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जंगल का बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है। अब यहाँ गुजरात के लिए बताया गया है, व्हाइट खाकरो, गुग्गल, निलसोती, सेसमी, आमली, अट्टक, हरदे, ये सब जो है रेड डेटा बुक में रखे गए हैं IUCN यानी यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के, क्योंकि ये सब के सब जो है एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है आपका रेमेडीज क्या है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की। अब आप जो है अगर अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लागू करी थी। 1980 में पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव एक्ट पास किया और फिर 1988 में एक नई नेशनल पॉलिसी अनाउंस की गई। तो वो जो स्टेप्स उठाए गए फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के वो थे कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे नेशन के रिसोर्स हैं, तो हमारी ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि उनको सुरक्षित रखें। जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको रोका जाए, हैवी पनिशमेंट दिया जाए खास तौर से उन लोगों को जो पेड़ों को इलीगली काट रहे हैं। पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो वन महोत्सव में, सोशल फॉरेस्ट्री में, और ट्री जो हैं उनको कोशिश करी जाए कि जो वेस्ट लैंड है उनके आइदर साइड में या रिवर, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स में लगातार पेड़ों को लगाया जाए और उनको बढ़ाया जाए। अवेयरनेस जो है एनवायरनमेंट के बारे में एनवायरमेंटल एजुकेशन और स्कूल सिलेबस के थ्रू बताई जाए, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट से संबंधित जो डेज हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ बताया गया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज कौन कौन से हैं। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसी तरह से 5 जुलाई वन महोत्सव, और 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। प्रिकॉशंस जो हैं वो करने चाहिए फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, और अगर बाई चांस फायर है भी तो उसको बुझाने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, बजाय ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जैसे वुड है उसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को लेने के लिए, यानी लकड़ी जो जलाई जाती है उसकी जगह आप सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी या विंड एनर्जी का। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस लोगों को बताएं, इधर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के थ्रू से या पब्लिक अवेयरनेस जो है प्रोग्राम्स उनको चला के लोगों को जंगल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। फिर आता है अगेन लाइक टू नो, ईयर 2012 जो है उसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर, ताकि ग्लोबल अवेयरनेस लाई जा सके। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि मैनेज करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, पेड़ों को लगाना एनवायरनमेंट की हेल्प के लिए, सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट की हेल्प के लिए। FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है देहरादून में, जो खास तौर से फॉरेस्ट रिसर्च रिलेटेड जो होती हैं उनको करता है। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।